Friends, this is one of the change in relation to Sandwich credit. When I say Sandwich credit, there is a criteria related to the credit of capital goods. Friends, आप लोगों को याद हो तो capital goods के related कुछ रिवर्सल के रूल्स थे हम लोग पढ़ते थे. जैसे कि अगर आप याद करो हम लोग ऐसा कुछ फॉलो करते थे कि capital goods अगर आपने रिसीव किए, when you have received capital goods and at the time of receiving capital goods आपको credit नहीं मिलेगा. But then, friends, you need to understand one of the basic reason why we get credit is आगे इन capital goods का use ऐसी जगह होने वाला है which results into double taxation. जैसे कि example के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो if I am a manufacturer of final product तो मैं capital goods receive करूँगा और उन goods को मैं use करूँगा in manufacturing of final product. मान लो कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो कैपिटल गुड्स को मैं यूज करूँगा इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस. सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहना चाहिए कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट या कोई भी और क्रेडिट आपको इसलिए नहीं मिलता है कि आपने ड्यूटी पेड गुड्स या टैक्स पेड सर्विसेज रिसीव की. आपको क्रेडिट इसलिए मिलता है कि ये ड्यूटी पेड गुड्स या ये टैक्स पेड सर्विसेज में से आप कोई ऐसी एक्टिविटी आगे करते हो व्हिच रिजल्ट्स इनटू डबल टैक्सेशन. नाउ लेट अस अज्यूम दैट हमने कैपिटल गुड्स रिसीव किया, हमारे प्रीमाइसेस के अंदर रिसीव किया. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हमने उसका क्रेडिट ले लिया, बट फिर हमें उसी कैपिटल गुड्स को यूज करना चाहिए ऐसी एक्टिविटी में व्हिच रिजल्ट्स इनटू डबल टैक्सेशन. अगर यूज करें तो फ्रेंड्स परफेक्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है. और अगर हम उस जगह पे यूज ना करें तो उस सिचुएशन में हमें क्रेडिट रिवर्स करना होता है, जिसके लिए रिवर्सल के अलग अलग रूल्स हैं. जिसमें जो पहला रूल था वो ये था कि अगर हम कैपिटल गुड्स को एज सच रिमूव करें, व्हेन आई से एज सच मींस विदाउट यूज, जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में हमने उसको रिमूव कर दिया. अगर आप कैपिटल गुड्स को रिमूव करें एज सच तो फ्रेंड्स जितना क्रेडिट लिया है ना उसके इक्वल अमाउंट आपको पे करके उस क्रेडिट को रिवर्स कर देना पड़ेगा. यानी एक बार जो आपने क्रेडिट लिया, दूसरी बाजू रिमूवल के टाइम पे इक्वल अमाउंट पे कर दीजिए. ये इक्वल अमाउंट कैश से पे करो, क्रेडिट से पे करो, वो आपका डिसीजन है. बट एक बाजू क्रेडिट लो, दूसरी बाजू इक्वल अमाउंट पे करो, व्हिच वुड बी कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ क्रेडिट. अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअली कोई अमेंडमेंट नहीं, बट एक पर्टिकुलर टाइप का सम था जो ओल्ड रूल्स में भी था, बट वहाँ पे खाली वो थियोरेटिकल पॉइंट में था. कभी भी उसको प्रैक्टिस मैनुअल में या कहीं पे भी आईसीआई ने पूछने के लिए आरटीपीज में या मॉक टेस्ट पेपर्स में कहीं पे भी रखा नहीं था, तो हम भी उसको प्रैक्टिस नहीं करते. बट फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस मैनुअल में जो May 17 के लिए नया प्रैक्टिस मैनुअल बाहर निकाला है उसके अंदर इस टाइप का सम पूछा हुआ है. तो अगर पूछा हुआ है तो फ्रेंड्स 100% एग्जाम में भी पूछने के उतने ही इक्वल अमाउंट के चांसेस हैं. नाउ बेसिकली ये सम किसके रिलेटेड है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज सच, तो जितना क्रेडिट लिया उसके इक्वल अमाउंट पे करना है. मैंने 100% क्रेडिट लिया, 100% रिवर्सल हो गया. फ्रेंड्स इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं. बट मान लो कि हम कैपिटल गुड्स को रिमूव करें आफ्टर सम यूज. मान लो कि 1 महीना यूज किया, 1 साल यूज किया, 5 साल यूज किया, सम यूज. और सम यूज करने के बाद अगर उसे रिमूव करें, अच्छा थोड़ा यूज करने के बाद भी अभी भी वो कैपिटल गुड्स ही, ऐसा नहीं है कि वो स्क्रैप में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अलग अलग रूल्स हैं हमारे पास. एक है रिमूव एज सच, जितना क्रेडिट लिया उसके इक्वल अमाउंट पे करो. एक होता है कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज, दैट मींस सम पोर्शन इज यूज्ड एंड सम पोर्शन इज स्टिल पेंडिंग, तो हम लोग प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करते हैं. और एक होता है कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज स्क्रैप, तो अगर हम स्क्रैप की तरह रिमूव करें तो उसके लिए भी एक रिवर्सल करना होता है. तो देयर आर डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल. मैं बात कर रहा हूं कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज के रिलेटेड. तो फ्रेंड्स आपको याद होगा उस कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली. ऑप्शन 1 में हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन 2 में हम कोई कैलकुलेशन करते हैं. कोई बोले क्या कैलकुलेशन है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. अगर मैं ये बोलूं कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स. व्हेन आई से ऑप्शन 1, तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से, माने आपने कितना टाइम पीरियड यूज किया, आप जितना टाइम पीरियड यूज करोगे तो टाइम पीरियड के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई आप इतना यूज करोगे तो इतना क्रेडिट. क्वार्टरली कैलकुलेशन है कि 1 क्वार्टर यूज करोगे तो इतना क्रेडिट, 1 क्वार्टर से ज्यादा यूज करोगे तो इतना क्रेडिट, उससे ज्यादा यूज करोगे. सो क्वार्टरली कैलकुलेशन है. सो दैट इज ऑप्शन 1 व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड. और एक ऑप्शन 2 होता है फ्रेंड्स. व्हेन आई से ऑप्शन 2, तो दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन रियलाइजेबल वैल्यू. सो ये दूसरा ऑप्शन है. दोनों का क्राइटेरिया हमें एक एक करके समझ लेना है. व्हेन आई से ऑप्शन 1 व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, तो उसमें हमारे पास दो सब पॉइंट है इसमें. फ्रेंड्स आपको याद होगा कंप्यूटर और उसके पेरिफेरल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है.
कि पहले साल में हर क्वार्टर का आपको 10% क्रेडिट मिलेगा, दूसरे साल में हर क्वार्टर का आपको 8% क्रेडिट मिलेगा, तीसरे साल में हर क्वार्टर का आपको 5% क्रेडिट मिलेगा, चौथे और पांचवें साल में हर क्वार्टर का आपको 1-1% क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, वर्ड्स कुछ ऐसे थे, for each quarter or a part of the quarter. When I use the word as each quarter or a part of the quarter means मैं एक दिन यूज करूं, एक हफ्ता यूज करूं, एक महीना यूज करूं कि एक पूरा क्वार्टर यूज करूं, मेरे लिए तो सब कुछ एक क्वार्टर ही माना जाएगा। For each quarter or a part of that during first year you get 10% credit. Friend, 10% का एक पूरे साल का नहीं है, एक क्वार्टर का या उसके बाद का। सो अगर पहले साल में हम काउंट करें तो कि एक क्वार्टर 10%, जैसे ही दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया दैट इज पार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो उसको भी पूरा मानना है, दैट इज 20%, तीसरा क्वार्टर 30%, चौथा क्वार्टर 40%। सो पहला पूरा साल यूज करो तो आपको 40% क्रेडिट मिलता है जो आपको पता है। सेकेंड ईयर में हर क्वार्टर का 1 हो गया, दैट मींस इट इज 48, 56, 64 एंड 72। थर्ड ईयर में हर क्वार्टर का 5 हो गया, दैट इज 77, 82, 87, 92। चौथे साल में हर क्वार्टर का 1% है, दैट इज 93, 94, 95, 96 एंड पांचवें साल में भी हर एक क्वार्टर का 1% है, दैट इज 97, 98, 99 एंड 100। सो कंप्यूटर के लिए क्राइटेरिया ये है कि फॉर ईच क्वार्टर और अ पार्ट ऑफ द क्वार्टर यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस मच क्रेडिट। फ्रेंड्स, ये मैंने बात किया कंप्यूटर के लिए। अब मान लो कि आप बोलो कि मैंने भी 4 महीना यूज किया, 4 महीना मैंने पहले साल का एक क्वार्टर है, फिर दूसरे साल का 1 महीना मैंने पार्ट ऑफ द क्वार्टर, बट उसको हम 2 क्वार्टर मान लेंगे। तो बिकॉज वो 2 क्वार्टर हुए तो एक क्वार्टर का 10 है तो 2 क्वार्टर का 20 है, तो आपको टोटल में से 20% मिलेगा, बाकी का 80% आपको रिवर्सल कर देना पड़ेगा। कोई बोले कि मैंने 6 क्वार्टर यूज किया, तो पहले साल के 4 और दूसरे साल के 2, पहले साल के 4 के हिसाब से 40 और दूसरे साल में हर क्वार्टर का 8-8 के हिसाब से 16 माने 56% मिलेगा, बाकी का क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया अप्लाई होता था कंप्यूटर के लिए, और अगर आप अदर देन कंप्यूटर में डील करो ना तो हर क्वार्टर के लिए 2.5% क्रेडिट मिलेगा। कोई भी साल हो, कोई भी क्वार्टर हो, आपको हर क्वार्टर के लिए कितना क्रेडिट मिलेगा, तो 2.5% फॉर ईच क्वार्टर और इवन अ पार्ट ऑफ द क्वार्टर। सो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक हफ्ता यूज किया तो भी 2.5% मिलेगा, एक महीना यूज किया तो भी 2.5% मिलेगा, एक पूरा क्वार्टर यूज किया तो भी 2.5% मिलेगा। कोई बोले कितना भी पोर्शन आप यूज करो क्वार्टर का, आपको 2.5% मिलेगा, और वो कोई भी साल। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे आया, तो हर क्वार्टर का 2.5%, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो दैट मींस एक साल का 10% हो गया। अब अगर एक साल का 10% हो गया तो 10 साल का 100%। सो अदर देन कंप्यूटर बाकी सारे कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी अज्यूम हुई, 2.5%, आई मीन 10 साल। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी कैलकुलेट, ये हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू कैटेगरी। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है ना वो एक्चुअली डेप्रिसिएशन रूल के ऊपर डिपेंड है। कोई बोले डेप्रिसिएशन रूल यहाँ कहाँ से आया? फ्रेंड्स, आप याद करो, आपने डेप्रिसिएशन में एसएलएम मेथड पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब याद करो, हम लोग ऐसा कुछ पढ़ते थे उसमें कि अगर 1 लाख का मशीन हो और 10 साल की लाइफ हो तो आप हर साल 10-10 हजार का डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट में बताओगे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब फ्रेंड्स, आपको याद हो तो कुछ समय आपको स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू दिया जाता था या रीसेल प्राइस दिया जाता था। मान लो कि 1 लाख का मशीन है बट साथ में स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू 10,000 है, तो फ्रेंड्स आप 1 लाख को 10 साल में डेप्रिशिएट करते हैं कि 90,000 को, तो फ्रेंड्स आपका भी आंसर होगा 90,000। क्यों 90,000? तो कि भाई हमने 1 लाख अभी पे किया बट अल्टीमेटली हमको 10 तो वापस मिलने वाला है, तो हमारा कॉस्ट 1 लाख हुआ कि 90 हुआ, तो कि 90 हुआ, तो फिर 90,000 को ही हम डेप्रिशिएट करेंगे, हम 10,000 को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेम रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। मान लो कि आपने 1 लाख का मशीन लिया, उसके ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 का ड्यूटी पेड था, आपने पूरा 10,000 का क्रेडिट ले लिया। अब वो 1 लाख का मशीन आप थोड़े साल यूज करते हो और यूज करने के बाद उसे मार्केट में बेच देते हो। जब बेचते हो तो उसमें से 40,000 आपको वापस मिला। दैट मींस आपने ओरिजिनल परचेज के टाइम पे 1 लाख पे किया था और जब बेचा ना तब 40,000 आपको वापस मिला। तो 40,000 अगर आपको वापस मिला तो आपका कॉस्ट 1 लाख होगा कि नेट होगा? क्योंकि 1 लाख आपने इनिशियल पे किया, 40,000 आपको वापस मिला, तो आपका कॉस्ट कितना होना चाहिए? तो 60,000। तो क्या फिर आपको 60,000 के हिसाब से क्रेडिट लेना चाहिए, आपको 1 लाख के हिसाब से क्रेडिट ले रहे हो, बिकॉज आपका कॉस्ट जो ड्यूटी अमाउंट आप बेयर कर रहे हो वो तो 60,000 का एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए। तो इसीलिए ये बोला है कि इनिशियली आपने 1 लाख के हिसाब से 10,000 का क्रेडिट ले लिया। अब जब आप बेचो तो 40,000 वापस मिल रहा है, तो उस प्रपोर्शन में आप क्रेडिट रिवर्स कर दो।
यानी जो 40,000 होगा उसको हम वैल्यू मानेंगे, और जब बेचा तब का रेट ऑफ ड्यूटी, फ्रेंड्स याद रखना, प्रिवेलिंग रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल, माने जब रिमूव किया, जब बेचा तब का रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, तब का जो भी रेट ऑफ ड्यूटी हो उस रेट के हिसाब से आपको रिवर्सल कर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये होगा आपका ऑप्शन 2। ये जो ऑप्शन 2 है ना वो रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से, और ये जो ऑप्शन 1 है वो टाइम पीरियड के हिसाब से। आपको टाइम पीरियड के हिसाब से भी रिवर्सल ढूंढना है, आपको रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से भी रिवर्सल ढूंढना है, और अल्टीमेटली रिवर्सल करना कितना है तो क्या व्हिचएवर इज हायर। सो ये x अमाउंट होगा, ये y अमाउंट होगा, व्हिचएवर इज हायर, जो ज्यादा होगा ना वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवर्स करोगे। और फ्रेंड्स आपको याद भी होगा कि हम जितना रिवर्सल करते हैं ना, हमारा जो बायर होगा, एक्वायरर होगा, अगर उसके केस में डबल टैक्सेशन होने वाला है तो उसे हमारी रिवर्स की गई अमाउंट क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज। अब ये रूल ओल्ड भी था, इट इज देयर इन योर बुक्स, इट इज देयर, वी हैव इवन डिस्कस्ड दैट, इट इज देयर एज अ थियोरेटिकल पॉइंट, बट इसके रिलेटेड आज तक कोई भी सम ना पीएम ना आरटीपी ना एमटीपी कहीं पे भी दिया हुआ था, तो हम भी एक लेवल से ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाते थे। But this is the first time that they have included a likewise sum in practice manual, so it's better we calculate a kind of a sum. So ये करने के बाद आप पीएम में भी जो नया सम है वो सॉल्व कर लेना। It is question number 25 of assignment credit rules chapter 7. चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 25 इंट्रोड्यूस हुआ है नए प्रैक्टिस मैनुअल में, तो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू चेक द सेम। बट यहाँ पे मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड्स, एक मशीन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीन जो 16,87,500 है। एक मशीन है जिसका वैल्यू अराउंड 16,87,500 है, बराबर। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट मींस 16,87,500 इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 12.5%। अच्छा, मशीन कब परचेज किया था? 25 सितंबर 2016 को परचेज किया, और रिसीव कब किया था? 1 अक्टूबर 2016 को रिसीव किया। प्लीज कीप दिस इन माइंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्रेडिट कब मिलता है? व्हेन यू परचेज और व्हेन यू रिसीव। तो आपको याद होना चाहिए आपको क्रेडिट मिलेगा व्हेन यू रिसीव, दैट मींस यू रिसीव इट ऑन 1 अक्टूबर, सो आपको क्रेडिट मिलेगा 1 अक्टूबर को। सो आपका क्रेडिट का कैलकुलेशन भी 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा, बराबर। आगे, जब मशीन बेचा, आपने यूज किया और उसके बाद 1 मई 2020 को बेच दिया, जब बेचा तो 7.5 लाख रुपए वापस मिल गए आपको। तो ये 7.5 लाख रुपए हम ऑप्शन 2 के कैलकुलेशन के लिए रखेंगे। और जब बेचा तब का रेट ऑफ ड्यूटी अराउंड 16%। आपने परचेस किया ना तो 12.5 है, आपने बेचा तो 16 है। ये जो 16 है वो अगेन हम ऑप्शन 2 के कैलकुलेशन के लिए ध्यान में रखेंगे। तो ये तो इंफॉर्मेशन ऑप्शन 2 के लिए है और ये इंफॉर्मेशन ऑप्शन 1 के लिए है, और ये एक पॉइंट है जो अगेन ऑप्शन 1 2 दोनों में कंपेयर हो जाएगा, बराबर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो हम लोग क्रेडिट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये 16,87,500 जिसके अंदर 12.5% ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है, तो पहले तो उसमें से एक्साइज ड्यूटी हमें अलग से ढूंढना पड़ेगा। तो 16,87,500 into 12.5 डिवाइड बाय 112.5, दैट मींस आपका जो टोटल क्रेडिट आया वो 187,500 है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये याद होना चाहिए कि 187,500 क्रेडिट का अमाउंट है, वो किसके ऊपर है? तो मशीन के ऊपर है। तो किस में आता है? तो कि कैपिटल गुड्स में आता है। तो कि अगर कैपिटल गुड्स में आता है तो कैपिटल गुड्स का पूरा क्रेडिट कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलता। क्रेडिट दो पार्ट में डिवाइड होता है, 50% credit in the year of acquisition, remaining credit in subsequent years. Now when I say 50% credit in the year of acquisition, that means फाइनेंशियल ईयर 16-17 जिसमें हमने ये कैपिटल गुड्स रिसीव किए थे। देखो आपको डेट पता ही है हमने कब रिसीव किया, 1 अक्टूबर 2016 को रिसीव किया। दैट मींस अगर 1 अक्टूबर 2016 को रिसीव किया तो दैट मींस 16-17 हो गया आपका ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिसमें आपको 50% क्रेडिट मिलेगा व्हिच इज 93,750 एंड बाकी का 50% क्रेडिट आपको कब मिलेगा? तो सब्सीक्वेंट ईयर में मिलेगा। सब्सीक्वेंट ईयर माने दिस ईयर 16-17, तो सब्सीक्वेंट ईयर 17-18। सो दैट मींस जो टोटल 187,500 है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 93,750 अभी मिलेगा, बाकी का 93,750 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। बट टोटल क्रेडिट आपको दो पार्ट में मिलेगा, कभी भी एक साथ नहीं मिलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, व्हेन आई से 16-17 में जो 93,750 मिला वो हमने कौन से दिन लिया होगा? तो क्या 1 अक्टूबर 2016 को लिया होगा। क्यों? तो क्या उस दिन हमने कुछ रिसीव किया, उसके पहले तो हम ले नहीं सकते। अच्छा, ये जो 93,750 है जो हमने 1 अक्टूबर 2016 को लिया है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं टिल द डेट ऑफ रिमूवल, टिल द डेट ऑफ सेल, एंड इन आवर केस द सेल डेट इज 1 मई 2020। सो अगर 1 मई 2020 को हमने मशीन बेचा है तो
दैट मींस 1 अक्टूबर 2016 से लेके 1 मई 2020 तक का टोटल पीरियड हमको काउंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स प्लीज कीप दैट इन माइंड। जिस दिन आपने जितना क्रेडिट लिया ना वो उसका फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट डे, वापस बोल रहा हूं, जिस दिन आपने जितना क्रेडिट लिया ना वो उसका फर्स्ट डे फर्स्ट क्वार्टर होगा। तो अब आप वहां से लेके जितने क्वार्टर्स होते हैं ना वो हर क्वार्टर कैलकुलेट करना है। तो 1 अक्टूबर 2016 से फ्रेंड्स अगर आप काउंट करोगे ना तो क्या होगा, तो क्या अक्टूबर टू दिसंबर पहला क्वार्टर हो गया और जनवरी टू मार्च दूसरा क्वार्टर हो गया। दैट मींस टू क्वार्टर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17। फिर हम लोग बात कर रहे हैं पूरा का पूरा 17-18, देन पूरा का पूरा 18-19 एंड देन अगेन पूरा का पूरा 19-20। तो हम लोग पहुंचे 31 मार्च 2020 को। वापस बोल रहा हूं, पहला क्वार्टर कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर और दूसरा क्वार्टर कौन सा, जनवरी से मार्च। फ्रेंड्स ये हो गए दो क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 16-17। फिर 17-18 पूरा माने उसके 4 क्वार्टर, 18-19 पूरा माने उसके और 4 क्वार्टर, 19-20 भी पूरा दैट इज 31 मार्च 2020 उसके भी 4 क्वार्टर, प्लस जो 2021 है वो चालू हो गया है और उसमें हमने 2 महीने यूज किए, दैट इज पार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो उसको भी काउंट करना है। यानी 16-17 के 2 क्वार्टर्स, 17-18 के 4 क्वार्टर्स, 18-19 के 4 क्वार्टर्स, 19-20 के 4 क्वार्टर्स और 2021 का 1 क्वार्टर। सो 2 + 4 + 4 + 4 + 1 is what we will consider. So friends, total number of quarters यहाँ पे आने चाहिए 15 quarters। ये 15 quarters हुए फर्स्ट 50% क्रेडिट के लिए जो हमने क्लेम किया है 1 अक्टूबर 2016 को। अब वहां से हर क्वार्टर के 2.5% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 93750 into 2.5% for each quarter into 15 quarters will give you 35156.25। Now friends, ये आपका एलिजिबल क्रेडिट आया 35156.25, बट दैट इज एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ 93750, क्योंकि हमने यहाँ पे 93750 को ही कैलकुलेशन में लिया है, हमने 187500 को कैलकुलेशन में नहीं लिया है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। यानी आउट ऑफ 187500 हमने पहले 93750 के लिए कैलकुलेशन कर लिया जिसमें से एलिजिबल क्रेडिट आया 35156.25। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बाकी के 93750 के लिए। तो व्हेन आई से बाकी का 93750, तो ये जो बाकी का 93750 है वो क्रेडिट हमने कब लिया होगा, 16-17, 17-18, तो आंसर इज 17-18। तो 17-18 में जो हमने क्रेडिट लिया होगा वो कब लिया होगा, क्योंकि लॉ में कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोला है, तो प्रैक्टिकली हम 1 अप्रैल 2017 को भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। दैट मींस जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ऑलवेज। जब तुमने जितना क्रेडिट लिया है वो उसका फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर, जब तुमने जितना क्रेडिट लिया है वो उसका फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो उसका फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर है। तो 1 अप्रैल 2017 से 1 मई 2020 का पीरियड काउंट करना पड़ेगा। माने 17-18 के 4 क्वार्टर्स, 18-19 के 4 क्वार्टर्स, 19-20 के 4 क्वार्टर्स और 2021 का एक और क्वार्टर, दैट मींस हो गया 13 क्वार्टर्स। अच्छा, कोई बोले सर कंफ्यूजन है इसमें, क्यों? तो कैसा हो सकता है कि यहाँ पे भी हमने अप्रैल 2017 से 1 मई 2020 काउंट किया, यहाँ पे भी हमने अप्रैल 2017 से 1 मई 2020 काउंट किया। हाँ, टाइम पीरियड ओवरलैप हो रहा है बट क्रेडिट अलग अलग है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। 187,500 में जो पहला 50% है उसके लिए हमने ये पीरियड गिना है, जो दूसरा 50% है उसके लिए हमने ये पीरियड गिना है। सो भले पीरियड कॉमन है बट क्रेडिट एक्सक्लूसिव है, हम डुप्लीकेशन नहीं कर रहे। हमने पहले 93750 के लिए ये पोर्शन गिना, दूसरे 93750 के लिए ये पोर्शन गिना और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई इंटर रिलेशन नहीं। अच्छा, ये जो 93750 है उसके लिए जैसे हमने 13 क्वार्टर्स गिने, तो 93750 into 2.5% for each quarter into 13 quarters will give you 30468.75. So when I say 30468.75, तो ये 93750 में से 30468.75 आया और ये 93750 में से 35156.25 आया। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे दोनों एलिजिबल क्रेडिट का टोटल, तो 187,500 में से हमें 65625 का क्रेडिट मिला, दैट इज अवर टोटल एलिजिबल क्रेडिट। मैं बात कर रहा हूँ 187,500 में से 65625, दैट इज टोटल एलिजिबल क्रेडिट। नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया एलिजिबल क्रेडिट।
तो अभी हमें दोनों ऑप्शन में से वर्कआउट करना है। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को हम साथ में कैलकुलेट करेंगे अभी। सो व्हेन आई से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कंपैरिजन हो जाएगा। कैसे? तो कि ऑप्शन 1 जो टाइम पीरियड के हिसाब से है, जिसमें से टोटल क्रेडिट माइनस एलिजिबल क्रेडिट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया कि टोटल क्रेडिट 187,500 है और उसमें से एलिजिबल क्रेडिट 65,625 है। तो अगर आप नेट अमाउंट ढूंढोगे तो दैट इज 121,875। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रिवर्सल का अमाउंट। क्योंकि हमें टोटल क्रेडिट मिल रहा है, उसमें से हमें एलिजिबल क्रेडिट माइनस कर देना है। जो माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा वो हमारा नेट अमाउंट ऑफ रिवर्सल। यानी जब हमने रिसीव किया होगा ना, तो फ्रेंड्स 2 साल में हमने इतना क्रेडिट ले लिया होगा, 50% इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, रिमेनिंग क्रेडिट इन सब्सिक्वेंट ईयर, बराबर। तो हमने इतना क्रेडिट 2 साल में टोटल ले लिया होगा। फिर जब हम कैपिटल गुड्स को बेचे ना, तो हमें ये ढूंढना है कि उसमें से हम कितने के लिए एलिजिबल है। वो एलिजिबिलिटी के लिए ही हमने वो 2.5% वाला क्राइटेरिया ढूंढा। तो उसके हिसाब से हमें ये पता चला कि भले लिया ही है पर एलिजिबल इसके लिए ही है। तो जो एलिजिबल अमाउंट है वो माइनस कर दो तो आपको रिवर्सल का फिगर यहाँ पे मिल जाएगा, व्हिच इज 121,875। ये हो गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1। नाउ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 2। व्हेन आई से ऑप्शन नंबर 2, तो उसके लिए हम रियलाइजेबल वैल्यू का ही कैलकुलेशन लेंगे वापस। व्हेन आई से रियलाइजेबल वैल्यू का कैलकुलेशन लेंगे वापस, तो इट्स अ वैल्यू एंड इट्स अ रेट ऑफ ड्यूटी। व्हेन आई से इट्स अ वैल्यू एंड इट्स अ रेट ऑफ ड्यूटी, तो वैल्यू आपको पता ही, हमने कैलकुलेशन में देखा ही था क्वेश्चन में कि 7.5 लाख रुपए में वापस मिले। और जब 7.5 लाख रुपए वापस मिले तो उस टाइम का रेट ऑफ ड्यूटी आपको गिनना है 16%। तो 7.5 लाख रुपए इंटू 16% अगर आप काउंट करोगे तो आएगा 1,20,000 रुपया। So this is your reversal amount as per realizable value. Friends, please keep that in mind. जब आपने मशीन परचेज किया था, it was 16,87,500, जिसमें 1,87,500 ड्यूटी का अमाउंट था। That means 15 लाख रुपए का मशीन है। जो 15 लाख रुपए का मशीन था ना, उसके ऊपर 1,87,500 का तुमने क्रेडिट लिया, और जब वो मशीन को तुमने बेचा तो 7.5 लाख रुपए तुम्हें वापस मिल गए। तो 7.5 लाख रुपए के हिसाब से अगर आप रिवर्सल का अमाउंट ढूंढो तो 1,20,000 का रिवर्सल का अमाउंट आता है। यानी 15 लाख के ऊपर 187,500 का क्रेडिट मिला और 7.5 लाख रुपए के ऊपर 1,20,000 का क्रेडिट रिवर्स करना चाहिए। तो जो डिफरेंस आता है दैट इज योर एलिजिबल क्रेडिट एज पर ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से ये रिवर्सल का अमाउंट है, ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से ये रिवर्सल का अमाउंट है। आपको कितना रिवर्सल करना है, तो whichever is higher. So whichever is higher के हिसाब से जाए तो फ्रेंड्स as we understand तो हमें 1,21,875 का रिवर्सल करना पड़ेगा। एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जब हम रूल 3 सब रूल 6 की बात करते हैं तो एज पर रूल 3 सब रूल 6 हमारे बायर को इतना क्रेडिट मिल जाना चाहिए, और वो जब आगे इन गुड्स को ऐसी जगह यूज करेगा which results into double taxation, तो उसके लिए ये क्रेडिट सेट ऑफ कर सकता है। सो हम जितना रिवर्सल करेंगे, हम इनवॉइस के थ्रू, हम बिल के थ्रू, हम चालान के थ्रू हमारे बायर को उतना क्रेडिट पास ऑन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी विल नीड टू कीप इन माइंड। दिस इज वन ऑफ द चेंज व्हिच इज नॉट एक्चुअली एन अमेंडेड प्रोविजन, बट अर्लियर ये एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता था आईपीसी लेवल पे, वो फाइनल लेवल पे ज्यादातर पूछा जाता था। बट बिकॉज अभी आईपीसी की प्रैक्टिस मैनुअल में ये पॉइंट आ गया है, तो ये सब आपको देखना चाहिए। और प्लीज कंपैरिजन के लिए करना हो तो प्रैक्टिस मैनुअल चैप्टर नंबर 27 क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 25, प्लीज गो थ्रू दैट सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now friends, let us understand few small changes in the definitions of capital goods and inputs. Now when I say friends, I believe when you understand the definition of capital goods, it's a selective approach. And in that selective approach, we have different types of goods. It says all goods covered by chapter 82 and then 84 and then 85 and then chapter 90 and then heading 6 and 05 and grinding wheels and the lights and the parts that are falling under heading 6 and 04. Then we have pollution control equipment. Then we have parts, components and accessories of goods covered by point number 1 or 2. Then we have molds, we have dies, we have jigs, we have fixtures. Then we have refractories and refractory materials. Then we have tubes, pipes and fittings thereof. Then we have storage tank, and then we have motor vehicle, excluding the one which is covered by 8702, 8703, 8704 and 8711, but including dumpers and tippers. Friends, this is the specific list. Because we follow selective approach, that means only selected goods can be called as capital goods. So this was the earlier list. This list में
एक पॉइंट कहीं पे ऐड हो गया है क्या, तो कि जो ओरिजिनल फर्स्ट पॉइंट था उसमें ये लिखा गया था कि ऑल गुड्स कवर्ड बाय 82, 84, 85, 90, heading 6805 or a grinding wheels and the likes and the parts that are falling under heading 6804. So original list was something like this. When I say original list, तो ऐसा लिखा था कि all goods covered by chapter 82, फिर लिखा था all goods covered by chapter 84, फिर लिखा था all goods covered by chapter 85, फिर लिखा था all goods covered by chapter 90, फिर लिखा था all goods covered by heading 6805, फिर लिखा था grinding wheels and the likes and the parts they are falling under 6804. अब उसी लिस्ट में एक पॉइंट ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, तो फ्रेंड्स ये ऐड हो गया, क्या लिखा है वैगन्स फॉलिंग अंडर सब हेडिंग 860690. वेगन मींस इन अ सिंपल वर्ड फ्रेंड्स डब्बा, ट्रेन का जो डब्बा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसेंजर ट्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेट ट्रेन. सो जो फ्रेट ट्रेन होते हैं उसके अंदर जो वैगन्स होते हैं जिसमें सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उस वैगन्स will be called as capital goods. So friends, it is just widening of the definition of capital goods, जिसमें अब तक ये सारे पॉइंट्स थे, अब इसमें एक पॉइंट एयर हो गया, क्या तो वैगन्स फॉलिंग अंडर सब हेडिंग 860690. प्लस देयर आर स्टिल टू मोर चेंजेस. जो ये ओवरऑल गुड्स का लिस्ट था ना, जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड अप टू मोटर व्हीकल, वो जो भी गुड्स थे, जो पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट था, उस लिस्ट के एंड पे ये लिखा गया था कि ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स हो सकती है, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स हो सकती है प्रोवाइडेड वो कहाँ पे यूज हो. तो उसके लिए क्राइटेरिया था कि ये सारी चीजें यूज होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर, इट शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. और साथ में वहीं पे लिखा हुआ था कि इक्विपमेंट और अप्लायंसेस यूज्ड इन ऑफिस विल नॉट बी कंसीडर्ड. सो वर्डिंग्स कुछ ऐसे थे कि इट शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और इट शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. But equipment and appliances used in office will not be considered as capital goods. जबकि जो revised version है वो ये कहता है कि equipment और appliances used in an office located within a factory will be considered as capital goods. Meaning thereby, अब अगर तुम ये बोलो कि equipment और appliances office के अंदर यूज हुए तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा, तो कि पहले नहीं मिलता था क्या अभी मिलेगा, तो कि वो डिपेंड करता है. First you need to identify कि तुम्हारी ऑफिस कहाँ पे है, because office located within a factory is very important. कोई बोले कि ऐसा लिखा है कहीं पे कि ऑफिस should be located within a factory, नहीं फ्रेंड ये नहीं लिखा है, बट जो बेसिक प्रोविजन है वो तो आज भी वही है कि all goods used in the factory by the manufacturer of the final product. माने goods यूज कहाँ होने चाहिए, फैक्ट्री के अंदर. अब आप मेरे को बताओ कि ऑफिस आपके बाहर होगी, फैक्ट्री के बाहर होगी ऑफिस, तो जो भी यूज होगा वो ऑफिस में यूज होगा, बट ऑटोमेटिकली फैक्ट्री के भी बाहर ही यूज हो गया. बट अगर आपकी ऑफिस फैक्ट्री के अंदर होगी तो यस जो भी ऑफिस में यूज हुआ वो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री के अंदर यूज हुआ, तो उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा. सो जो क्राइटेरिया आपको समझना है वो ये है कि या तो आपकी ऑफिस फैक्ट्री के अंदर होगी या तो ऑफिस फैक्ट्री के बाहर होगी. अगर मान लो कि ऑफिस फैक्ट्री के अंदर है तो अब क्रेडिट मिलेगा, पहले नहीं मिलता था क्योंकि पहले स्पेसिफिकली ना बोला था, बट अब अगर हम बोले कि ऑफिस फैक्ट्री के अंदर है तो अब क्रेडिट मिल जाएगा. अगर ऑफिस फैक्ट्री के बाहर है तो पहले भी क्रेडिट नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है. अगर ऑफिस फैक्ट्री के अंदर है तो पहले नहीं मिलता था, बट आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2016 आपको क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, इसी लाइन में जो कैपिटल गुड्स यूज आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री. फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी एक ओल्ड पॉइंट था कि कैपिटल गुड्स यूज आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Goods used outside factory of production to generate electricity for pumping of water. So अगर आपका पावर प्लांट फैक्ट्री के बाहर है but goods वहाँ पे यूज हुए, तो जो goods वहाँ पे यूज हुए इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में कैप्टिवली यूज हो ना तो कि भले वो goods बाहर यूज हुए पर वो कैपिटल गुड्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. अगर वो कैपिटल गुड्स है वो बाहर यूज हुए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर फैक्ट्री में कैप्टिव यूज हो तो आपको उन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाता था. अब उसी तरह एक और पॉइंट ऐड हो गया कि गुड्स यूज आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, बट नाउ नॉट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट फॉर पंपिंग ऑफ वाटर. यानी आपके पास अगर सबमर्सिबल पंप है तो आपकी फैक्ट्री के बाहर है और वो पंप में आप इलेक्ट्रिक वहां पे आप वाटर पंप
पंपिंग करके वाटर स्नेच करते हो, पुल करते हो, और वो जो पानी आया अगर वो पानी आप फैक्ट्री के अंदर यूज करते हो तो फ्रेंड्स आपको क्रेडिट मिल जाएगा, भले वो सबमर्सिबल पंप फैक्ट्री के अंदर लोकेटेड नहीं है, सबमर्सिबल पंप आपने फैक्ट्री के बाहर लगाया है। बिकॉज प्रोविजन ये है कि गुड्स यूज आउटसाइड फैक्ट्री, कैपिटल गुड्स यूज आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री। सो फ्रेंड्स, इन एंड ऑल ये तीन चेंजेस हुए कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में। नंबर वन, जो एग्जिस्टिंग लीस्ट था उसमें एक पॉइंट ऐड हो गया, क्या? तो क्या वेगन्स, वेगन्स का आपको क्रेडिट मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस यूज्ड इन एन ऑफिस लोकेटेड विद इन द फैक्ट्री। सो अगर आप ऑफिस में उसे यूज करो तो भी उसका क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो ऑफिस फैक्ट्री के अंदर। एंड थर्ड, कैपिटल गुड्स यूज्ड आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री। सो अगर पंपिंग ऑफ वाटर भले बाहर हो रहा है, भले उसके लिए कैपिटल गुड्स बाहर इंस्टॉल किए, बट अगर जितना वाटर पंपिंग करके आपने निकाला है वो अगर पूरा का पूरा फैक्ट्री के अंदर आप कैप्टिवली यूज करते हो तो आपको 100% क्रेडिट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये टोटल तीन चेंजेस हुए कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में। उसी के कारण जो पैरेलल एक चेंज आया वो इनपुट की डेफिनेशन में भी आया। कि जो थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स हमने रेफर किया ना कैपिटल गुड्स के रिलेटेड, ये पॉइंट के कारण आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट आल्सो। व्हेन आई से इनपुट डेफिनेशन, तो जैसे कैपिटल गुड्स में हमने डिस्कस किया था, सेम पॉइंट इनपुट में है कि ऑल गुड्स यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज। फ्रेंड्स, हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। कैसे कंपेयर करना है? तो देखो यहाँ पे क्या बोला था कि कैपिटल गुड्स यूज्ड आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर पंपिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे कैपिटल गुड्स बोला है कि ऑल गुड्स बोला है, तो कि ऑल गुड्स बोला है। तो कोई बोले कि फिर तो कैपिटल गुड्स भी इधर आ गया, तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए इनपुट की डेफिनेशन में एक नेगेटिव लिस्ट है जिसके अंदर एक क्लॉज सी है जिसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि ऑल गुड्स आर इनपुट एक्सेप्ट द वन व्हिच इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। सो अगर बाय चांस कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कैपिटल गुड्स होगी तो वो नेगेटिव लिस्ट के कारण यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो उसका इनपुट कैटेगरी में क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट कैपिटल गुड्स कैटेगरी में मिलेगा। तो अगर हम लोग ये बोले कि यहाँ पे बोला है कैपिटल गुड्स यूज्ड आउटसाइड फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन फॉर पंपिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे बोला है ऑल गुड्स एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पे आउटसाइड फैक्ट्री स्पेसिफिकली लिखा हुआ है और यहाँ पे कहीं पे भी आउटसाइड फैक्ट्री नाम का वर्ड यूज नहीं हुआ है। बट फ्रेंड्स, इवन इफ इट इज इन फैक्ट्री और आउटसाइड फैक्ट्री, दोनों कैटेगरी में वो क्रेडिट में एलिजिबल तो है ही। क्यों? तो कि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में इसके अलावा एक और वर्ड है कि यूज्ड इन फैक्ट्री, कैपिटल गुड्स यूज्ड इन फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सो अगर वो फैक्ट्री के अंदर यूज होगा तो उस पॉइंट के हिसाब से क्रेडिट मिल जाएगा, अगर वो फैक्ट्री के बाहर यूज होगा तो इस पॉइंट के हिसाब से क्रेडिट मिल जाएगा। और इनपुट की डेफिनेशन में तो यही बोला है कि ऑल गुड्स एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज। माने वो फैक्ट्री के अंदर यूज करोगे, फैक्ट्री के बाहर यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो फार एज इट इज यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज। और कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन कैपिटल गुड्स के रिलेटेड सिलेक्टेड गुड्स की बात कर रहा है, इनपुट की डेफिनेशन बाकी के सारे गुड्स की बात कर रहा है। ऑलवेज ध्यान में रखना, जैसे मैंने अभी सबमर्सिबल पंप का एग्जांपल दिया तो फ्रेंड्स वो पंप कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में फॉलो होगा, बट वो पंप को चलाने के लिए जो फ्यूल आप परचेज करोगे वो इनपुट की डेफिनेशन में फॉलो होगा, प्रोवाइडेड वो फ्यूल पेट्रोल या डीजल नहीं है, क्योंकि एज वी अंडरस्टैंड पेट्रोल डीजल का तो कभी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। डीजल नेगेटिव इज क्लॉज ए, जहां पे बोला ही है कि लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल एंड वाटर स्पिरिट व्हिच इज कॉमनली नोन एज पेट्रोल, इन तीनों का कभी भी क्रेडिट मिलने वाला नहीं। सो फ्रेंड्स, दोनों जगह पंपिंग ऑफ वाटर वाला पॉइंट ऐड हो गया। एक और चेंज है जो अगेन कैपिटल गुड्स की ही डेफिनेशन में फॉलो हो रहा है और उसको अब हम इनपुट की डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। क्या बोला है? तो कि ऑल कैपिटल गुड्स which have a value up to ₹10,000 per piece will be called as input. सो ऐसी कोई भी चीज हो जो कौन सी डेफिनेशन में फॉलो हो रही हो, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में फॉलो हो रही है, बट अगर उसकी वैल्यू 10,000 रुपए तक है पर पीस तो उसकी डेफिनेटली आपको इनपुट कैटेगरी में क्रेडिट मिल जाएगी। ऑल द कैपिटल गुड्स जिनकी वैल्यू 10,000 रुपए तक है तो वो डेफिनेटली आप इनपुट कैटेगरी में क्रेडिट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, प्लीज कीप दैट इन माइंड। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी हम सबमर्सिबल पंप की बात कर रहे थे तो सबमर्सिबल पंप ऐसे फॉलो होता है इन कैपिटल गुड्स डेफिनेशन, बट अगर उस सबमर्सिबल पंप की वैल्यू 10,000 रुपए तक है तो वो डेफिनेटली इनपुट की डेफिनेशन में आ जाएगा। बट फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, एनीथिंग व्हिच इज कैपिटल गुड्स
and having a value up to 10,000 will be called as input. Anything which is input will always remain as input irrespective of the value. तो कोई ये ना बोले कि हमने कुछ मटेरियल परचेज किया था जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा है तो वो कैपिटल गुड्स होगा। नहीं फ्रेंड्स, जो इनपुट है वो तो इनपुट ही है, जो कैपिटल गुड्स है वो उसकी वैल्यू चेक करो, वो 10,000 के ऊपर है कि 10,000 के नीचे है। अगर वो 10,000 के ऊपर है तो वो कैपिटल गुड्स रहेगा, अगर वो 10,000 के नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक चेंज हो गए कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन और इनपुट की डेफिनेशन। एग्जाम में प्लीज पर्टिकुलरली याद रखना कि जो चीज आपको पूछा गया है वो प्राइमा फेसी कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में है कि इनपुट की डेफिनेशन में, फिर उसकी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करना कि आपको उसका क्रेडिट कैपिटल गुड्स कैटेगरी में मिलेगा कि इनपुट की कैटेगरी में मिलेगा। और अगर पूछे कि कितना क्रेडिट इस साल मिलेगा तो ध्यान रखना कि कैपिटल गुड्स में होगा तो उसका 50% क्रेडिट मिलेगा अभी, और इनपुट में होगा तो उसका 100% क्रेडिट मिलेगा अभी। और फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स की वैल्यू 10,000 बोला है पर पीस, ड्यूटी अमाउंट नहीं बोला है 10,000 पर पीस। सो अगर 1 लाख का कैपिटल गुड्स हो जिसके ऊपर ड्यूटी 7,500 हो तो आपको उसे कैपिटल गुड्स में ही बताना है, ड्यूटी 10,000 नहीं है, गुड्स की वैल्यू 10,000 एंड दैट टू पर पीस। तो अगर आप 2 मशीन लाए, दोनों की 7,500 की वैल्यू है तो वो इनपुट में आ जाएंगे। बट अगर हम टोटल वैल्यू की जगह इंडिविजुअल वैल्यू 10,000 से ऊपर बताएं तो ये इस सिचुएशन में आपको उसका क्रेडिट कैपिटल गुड्स कैटेगरी में मिलेगा, इनपुट कैटेगरी में मिलने वाला नहीं है। यस प्लीज फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड द रिमेनिंग चेंजेस। द फर्स्ट वन इज अबाउट इंटरेस्ट रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में अगर आपको याद हो तो हमारा ड्यूटी पेमेंट के लिए ड्यू डेट होता है। वो ड्यू डेट अगर आप क्वार्टरली ड्यूटी भरते हो तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर होता है, अगर आप मंथली ड्यूटी भरते हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ होता है। बट इन बोथ द केस योर ड्यू डेट इज कंसीडर्ड एज 5th और 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो अगर हम ये बोले कि हम लोग लास्ट क्वार्टर में लाइक अप्रैल से जून के क्वार्टर की ड्यूटी भर रहे हैं तो इट इज 5th और 6th ऑफ जुलाई। अगर हम लोग ये बोले कि हम जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के भर रहे हैं तो इट इज 5th और 6th ऑफ अक्टूबर। सेम वे अक्टूबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है दैट इज 5th और 6th ऑफ जनवरी। और लास्ट क्वार्टर है उसमें फ्रेंड्स 5th और 6th नहीं रहेगा, अगर 31st मार्च बन जाएगा। तो जो जनवरी से मार्च है उसमें हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 31st मार्च। ये तब हम लोग क्वार्टरली ड्यूटी भरते हैं। अगर हम मंथली ड्यूटी भरें तो यही मंथली 5th और 6th हो जाएगा। दैट मींस अप्रैल का 5th और 6th ऑफ मई का 5th और 6th ऑफ जून का 5th और 6th ऑफ जुलाई का 5th और 6th ऑफ अगस्त, सो ऑन एंड ऑन। इसमें जनवरी का 5th और 6th ऑफ फरवरी का 5th और 6th ऑफ मार्च, और मार्च का 31st मार्च होगा। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 5th और 6th में से 2 डेट में से हमको कौन सा फॉलो करना है, तो 6th फॉलो करना है, व्हिच इज अ डेट फॉर ई पेमेंट, क्योंकि ई पेमेंट अब मैंडेटरी है अनलेस मैनुअल पेमेंट के लिए एसीडीसी राइटिंग में अप्रूवल दे। और अगर वो राइटिंग में अप्रूवल देंगे तो आप 5th को पे करना, तो उस केस में आपका ड्यू डेट 6th की जगह 5th हो जाएगा। सो मैनुअल पेमेंट 5th, ई पेमेंट 6th, and as e payment is compulsory, so now we always follow 6th unless approved by ACDC in writing. फ्रेंड्स, अगर हम ये ड्यू डेट पे पैसा ना भरें तो क्या, तो कि इंटरेस्ट और पेनल्टी का कंपोनेंट आ जाता है, जहाँ पे पेनल्टी के लिए हम लोग 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ फॉलो करते थे। फ्रेंड्स, अभी पेनल्टी पे फोकस नहीं करना है, बट अभी हमारा फोकस इंटरेस्ट पे रहेगा। इंटरेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि पहले 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता था, नाउ दे मॉडिफाइड फ्रॉम 18% टू 15% पर एनम। कोई बोले क्यों 3% से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ? फ्रेंड्स, एक ही रीजन, the practical market if you follow, then because inflation is going down completely, inflation started going down, मार्केट में बोरोइंग सस्ता हो गया है, सो हर एक जगह पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट कम कर रहा है, बैंक रेट कम कर रहा है, सो हर एक जगह पे मार्केट में फंडिंग का रेट कम हो रहा है। सो जहाँ जहाँ पे भी लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, उन सब जगह पे भी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है फ्रॉम 18%, नाउ इट हैज बीन स्विच्ड टू 15%। सो अभी अगर आप डिले करोगे तो आपको 15% भरना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप दैट इन माइंड, दिस इज अबाउट इंटरेस्ट रेट। द सेकंड चेंज इज अबाउट एक्साइज रिटर्न। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चेंज रहेंगे। एक, आपको याद हो तो आपके सिलेबस में वैसे टोटल एक्साइज में अलग अलग 8 रिटर्न्स हैं, ईयर 1 से लेके ईयर 8, बट आपके सिलेबस में खाली 3 रिटर्न्स थे। देयर वाज ईयर 1, देयर वाज ईयर 3 एंड देन देयर वाज ईयर 4। व्हेन आई से ईयर 1, इट वाज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स, ईयर 3 वाज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसएसआई। तो अगर आप एसएसआई हो तो आप ईयर 3 फाइल करते थे, अगर आप अदर देन एसएसआई हो तो आप ईयर 1 फाइल करते थे।
फ्रेंड्स ये दो रिटर्न रेगुलर रिटर्न थे। एसएसआई क्वार्टरली भरते थे, अदर देन एसएसआई मंथली भरते थे। तो आपका एक ड्यू डेट फिक्स होता था जिस ड्यू डेट पे जाके हम रिटर्न भर देते थे। सो देयर वाज ईआर 3 एंड ईआर 1। उसके अलावा एक और रिटर्न था विच वाज ईआर 4 व्हिच वाज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जहां पे एसएससी अपनी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स सबमिट करता था, इंक्लूडिंग टोटल ड्यूटी पेड इन कैश, टोटल ड्यूटी पेड यूजिंग क्रेडिट, ये सारी डिटेल्स उसे सबमिट करनी होती थी। ये रिटर्न फाइल होता था 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर को, और ये रिटर्न तब फाइल होता था जब प्रीवियस ईयर में टोटल ड्यूटी पेमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो। यानी अगर अभी हम लोग बोले कि 16-17 चल रहा है, तो 16-17 में अगर हम 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यूटी भरे तो 30 नवंबर 2017 को ये रिटर्न फाइल करना होता था। बाकी ये रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट फ्रेंड्स दिस ER4 हैज बीन रिमूव्ड, ये रिटर्न निकाल दिया गया है और उसकी जगह पे एक नया रिटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है व्हिच इज गिवन इन नेम एज एनुअल रिटर्न। सो एनुअल रिटर्न नाम से एक नया रिटर्न आप फाइल करते हो एज कंपेयर्ड टू ER4। ड्यू डेट अभी भी सेम ही है, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। So earlier there was ER4, now we follow a separate return called annual return. दोनों का ड्यू डेट 30 नवंबर ही रहेगा। Now one more thing friends, जो revised return का प्रोविजन है, this is the first time, mark my word, this is the first time in excise they have given a permission to revise the return. इसके पहले revised return का कोई प्रोविजन ही नहीं था। माने अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलती किया हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे, तो कि ACDC को राइटिंग में कम्युनिकेट कर सकते थे कि भाई ये रिटर्न फाइल करने में हमने गलती किया हुआ है, सो प्लीज़ कंसिडर द मिस्टेक। और जो गलती होता था वो भी हम राइटिंग में कम्युनिकेट करते थे ACDC को कि भाई ये हमारा गलती है, प्लीज़ कंसिडर द सेम एज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होता था, अगर आपने गलती किया है तो भी आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट ये जो रिटर्न है वो ऑनलाइन फाइल होता है, और ऑनलाइन में ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का ही ऑप्शन होता था, रिवाइज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। बट अब फाइनेंस एक्ट 2016 से रिवाइज रिटर्न के प्रोविजन ऐड हो गए। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है सर्विस टैक्स में तो हम रिटर्न रिवाइज कर ही सकते हैं विद इन 90 डेज, बट यहाँ पे हम लोग एक्साइज में भी रिटर्न रिवाइज करने का प्रोविजन ऐड कर रहे हैं। वो रिटर्न जो रिवाइज होगा दैट विल बी रिवाइज विद इन 30 डेज। सो ओरिजिनल रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, अच्छा फ्रेंड्स याद रखना है कि रिवाइज तभी हो सकता है जब ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल हो चुका है। अगर ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं हुआ है तो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। इफ ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड वेल इन टाइम तो आप रिवाइज कर सकते हो, और रिवाइज करने के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे आपके पास 30 डेज है। कोई बोले सर्विस टैक्स में 90 डेज का, यस वहाँ पे 90 डेज था और 90 डेज रहेगा। एक्साइज में ये रिटर्न रिवाइज करने का जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज नहीं है, इट इज 30 डेज। सो आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, दैट इज वेल विद इन 30 डेज। फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द पॉइंट फॉर कस्टम्स, आई मीन सॉरी एक्साइज रिटर्न। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट फॉर कस्टम्स। कस्टम्स की बात करें फ्रेंड्स तो डिफर्ड पेमेंट ऑन ड्यूटी, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोग ड्यूटी पेमेंट में डिफर कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे, ये परमिशन हमें प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स ही देगा, बट यस गवर्नमेंट डिफर करने का ऑप्शन दे सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि अब तक हम लोग ये फॉलो करते थे कि आज अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया है तो वो डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करेगा, और जिस दिन वो आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करेगा उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, वहाँ से 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको ड्यूटी भरना होता था। सो अगर मैं बोलूँ कि आज मैंने कोई रिटर्न फाइल किया है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई बिल ऑफ एंट्री, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को ही बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है, सो 1 मार्च को अगर मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करूँ तो पहले एक्साइज डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो मुझे उसको रिटर्न देगा, वापस देगा, एक्नॉलेज करके देगा। सो मान लो कि 1 मार्च को ही वो एक्नॉलेज करके मुझे वापस दे देते तो मुझे यहाँ से 2 वर्किंग डेज लिखने होते थे, 2nd एंड 3rd। अच्छा मान लो कि एक आधा दिन छुट्टी है 2nd या 3rd, तो हम लोग 4th को काउंट करेंगे। अगर 2nd एंड 3rd दोनों छुट्टी है तो हम 4th एंड 5th को काउंट करेंगे, क्योंकि 2 वर्किंग डेज गिने। बट 2 वर्किंग डेज के पहले हमें ड्यूटी भर देना होता है। अगर फ्रेंड्स हम लोग 2 वर्किंग डेज के अंदर ड्यूटी ना भरे तो इंटरेस्ट लगता था, कितना तो क्या 15% पर एनम के हिसाब से। अच्छा कोई बोले कस्टम में 15, तो क्या वहाँ से पहले से 15 ही था, एक्साइज में 18 का 15 हुआ है, कस्टम में तो पहले से 15 ही था। बट जैसे मैंने बताया 2 वर्किंग डेज के बाद जितना डिले हो उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता था। इंटरेस्ट रेट कितना तो क्या 15% पर एनम। फ्रेंड्स ये प्रोविजन कहाँ पे था, ये प्रोविजन कस्टम में एग्जिस्टिंग था, बट अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कस्टम ऑफिसर खुद आपको डिफर करने का राइट दे सकता है। माने
आप 2 वर्किंग डेज में ड्यूटी ना भरो तो भी चलेगा, अगर कस्टम ऑफिसर आपको ड्यूटी डिफर करने का ऑप्शन दे तो। यानी अगर वो आपको टाइमलाइन दे कि भाई 50% ड्यूटी आप 2 वर्किंग डेज में भरो, बाकी का 25% आप 3 महीने बाद भरना और 25% आप 3 महीने बाद भरना, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली आप उसको डिफर कर सकते हो। और उस सिचुएशन में आपका ड्यू डेट रिस्पेक्टिव माना जाएगा। माने 50% के लिए 2 वर्किंग डेज जिस दिन खत्म होते हैं वो ड्यू डेट हुआ, फिर 3 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है तो 25% के लिए वो 3 महीने जिस दिन कंप्लीट होंगे वो ड्यू डेट माना जाएगा, और 25% के लिए और 3 महीने कैलकुलेट होगा। तो फ्रेंड्स दिस इज द प्रोविजन व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कस्टम, जहां पे कस्टम ऑफिसर आपको ड्यूटी पे डिफर करने दे सकता है। Friends, few small changes in SENVET credit. When I say first one, we talk about utilization of SENVET credit. So when I say utilization of SENVET credit of NCCD, what do we mean by that? तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बार ध्यान से देख लेना है। अगर हम NCCD की क्रेडिट की बात करें तो हम 2 पॉइंट देख रहे हैं। एक, हमने जो गुड्स परचेज किए उसके ऊपर NCCD का लायबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा जो हमारा आउटपुट है उसके ऊपर NCCD का लायबिलिटी है कि नहीं। मान लो कि हमने जो परचेस किया उस पे भी NCCD पेड है और हमारा जो आउटपुट है उस पे भी NCCD लायबल है, तो फ्रेंड्स ये आमने सामने सेट ऑफ हो ही जाएगा। बट मान लो कि अगर हम परचेस करें उसमें NCCD पेड नहीं है और अगर पेड है और हमारा जो आउटपुट है उस पे NCCD की लायबिलिटी नहीं है, तो फ्रेंड्स एज वी अंडरस्टैंड कि NCCD का क्रेडिट सेम पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है, कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। तो ये क्रेडिट आप आउटपुट के ऊपर कोई और टैक्स भरने के लिए यूज नहीं कर सकते, या तो आप कैरी फॉरवर्ड करो या फिर आप उसका क्रेडिट ही ना लो, बट आपको कोई और जगह सेट ऑफ नहीं करने देंगे। सो अगर मेरे इनपुट पे NCCD है और आउटपुट पे NCCD है तो मैं आमने सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। अगर मेरे इनपुट पे NCCD है और आउटपुट पे NCCD नहीं है तो या तो मैं क्रेडिट ना लूं या मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। अच्छा, और एक पॉइंट ये होता है कि आपके इनपुट के ऊपर NCCD नहीं है बट आपके आउटपुट के ऊपर NCCD है, तो क्या? तो कि फ्रेंड्स यही पे एक्चुअल अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? तो कि ओरिजिनल प्रोविजन ये कहता था कि कोई और क्रेडिट को हम NCCD के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, कोई और क्रेडिट को हम NCCD के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, बट फाइनेंस एक्ट 2016 से ये बंद हो गया। माने क्या? तो कि कोई और क्रेडिट अब NCCD के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। माने या तो तुम ये NCCD आउटपुट NCCD की ही क्रेडिट से पे करो या फिर उसे पे कैश में करो। सो अब कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारे पास यहाँ NCCD की क्रेडिट है तो वो NCCD पे करने के लिए यूज करो, और अगर कोई NCCD की क्रेडिट नहीं है तो कोई और क्रेडिट NCCD के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। फ्रेंड सिंपल रूल है, मेरे पास NCCD का क्रेडिट है, मैं उसे NCCD पे करने के लिए यूज कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई और क्रेडिट है तो मैं उसको NCCD के लिए यूज नहीं कर सकता। सो दोनों बाजू वेरी स्पेसिफिक हो गया। अगर आपके पास NCCD का क्रेडिट है तो कोई और जगह यूज नहीं हो सकता, और अगर आपके ऊपर NCCD का लायबिलिटी है तो और कोई क्रेडिट यूज नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द पॉइंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ NCCD क्रेडिट। अगर आगे जाए, कृषि कल्याण एंड स्वच्छ भारत सेस। सो फ्रेंड्स व्हेन आई से कृषि कल्याण सेस एंड स्वच्छ भारत सेस, तो यहाँ पे ध्यान रखना कृषि कल्याण एंड स्वच्छ भारत में जो स्वच्छ भारत है उसका तो क्रेडिट ही नहीं मिलता और उसको पे भी क्रेडिट की मदद से नहीं किया जा सकता, जबकि जो कृषि कल्याण सेस है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, बट कीप दैट इन माइंड, वो कृषि कल्याण सेस का क्रेडिट आप कोई और जगह पे यूज नहीं कर सकते, वो क्रेडिट आप खाली कृषि कल्याण सेस पे करने के लिए ही यूज कर सकते हो। मैं वापस बताऊंगा, देखो स्वच्छ भारत का तो क्रेडिट मिलता ही नहीं, बट कृषि कल्याण की बात करें तो कृषि कल्याण के रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस रिसीव किया है जिसके ऊपर कृषि कल्याण सेस पेड है तो आपको कृषि कल्याण सेस का क्रेडिट मिलेगा, बट वो क्रेडिट हम खाली कृषि कल्याण सेस पे करने के लिए यूज कर सकते हैं और कोई टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स दिस इज द चेंज इन रिलेशन टू SBC एंड KKC। स्वच्छ भारत सेस क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और उसको पे करने के लिए क्रेडिट भी यूज नहीं कर सकते। कृषि कल्याण सेस क्रेडिट मिलेगा और उसको खाली कृषि कल्याण सेस पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, अदरवाइज आप उसे कैरी फॉरवर्ड करो या उसका क्रेडिट मत लेना। एंड फ्रेंड्स वन ऑफ द लास्ट चेंज इज अबाउट राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। व्हेन आई से फ्रेंड्स राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, तो जब भी आप कोई नेचुरल रिसोर्स को यूज करने का राइट ऑब्टेन करते हो फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि कोई माइन हो तो माइन एक्सप्लोर करने के लिए
पास से राइट ऑब्टेन करते हो। फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है लाइक यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई माइन हो और गवर्नमेंट उस माइन को एक्सप्लोर करने के लिए प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट कंपनीज को राइट देना चाहता है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी को राइट देना चाहता है, गवर्नमेंट खुद उसे एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, तो उस सिचुएशन में फ्रेंड्स वो टेंडर बाहर निकालते हैं और जो लोग बीडिंग करते हैं उसमें जो बेस्ट बीडिंग करेगा उसको ये राइट असाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिकॉज आप ये राइट आपको दिया जा रहा है तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट आपको कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया जाएगा। आप उस माइन के ओनर नहीं बन रहे, आपको खाली उसे एक्सप्लोर करने का राइट असाइन हुआ है फॉर फ्यू इयर्स। सो फ्रेंड एक्चुअली इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन। So because it is an activity undertaken for consideration, obviously it involves a service tax component. So मान लो कि ये राइट हमने एक्वायर किया है 100 करोड़ रुपए पे और उसके ऊपर सर्विस टैक्स का रेट 15% है, अज्यूमिंग पूरा का पूरा 15% क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। मैं जानता हूँ कि उसमें एसडीसी है जो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट एज ऑफ नाउ अजम्पशन ले रहे हैं कि पूरा का पूरा 15% क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड ये जो 100 करोड़ का अमाउंट होगा जिसमें 15% क्रेडिट है, दैट मींस 15 करोड़ का क्रेडिट है, तो ये 15 करोड़ का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट ओरिजिनल रूल और रिवाइज रूल के अंदर एक स्मॉल चेंज है। क्या? तो कि एज पर ओरिजिनल रूल फ्रेंड्स ये राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसका क्रेडिट आपको 1 ईयर के अंदर ही लेना पड़ता था। क्यों 1 ईयर के अंदर लेना पड़ता है? तो कि फ्रेंड्स ऐसा है कि कोई भी इनपुट सर्विस का क्रेडिट आप इनवॉइस डेट से या बिल डेट से या चालान डेट से मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ले लो, उसके बाद आपको क्रेडिट अलाउड नहीं है। ये ओरिजिनल रूल है। कोई भी सर्विस का क्रेडिट अगर आपको लेना है तो मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर लेना है, फ्रॉम इनवॉइस डेट, बिल डेट और चालान डेट। तो इसके हिसाब से अगर हम राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स के क्रेडिट की बात करें तो वो क्रेडिट आपको कितने टाइम में लेना है? तो कि मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर लेना है, व्हिच इज द ओरिजिनल रूल। बट जो रिवाइज रूल है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाकी सारी जगह पे सर्विस का क्रेडिट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस में लेना ही पड़ेगा, बट इस एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जहां पे 1 ईयर के टाइम लिमिट की जगह पे ये बोल दिया है कि दैट क्रेडिट हैज टू बी टेकन इन 3 इयर्स इवनली। माने ये क्रेडिट आपको मिलेगा बट उसे इक्वली 3 साल में डिवाइड कर देना पड़ेगा। दैट मींस अगर 15 करोड़ का सर्विस टैक्स है तो 5 करोड़ आपको इस साल मिलेगा, 5 करोड़ आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा और उसका और 5 करोड़ जो बचा वो आपको नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सो फ्रेंड्स प्लीज कीप दैट इन माइंड कि राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स का क्रेडिट आपको मिलता है, पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। पहले खाली क्राइटेरिया ये था कि उसको मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ले लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर इनवॉइस की जगह कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का टाइम लिमिट था, अब उसकी जगह पे 3 साल का टाइम लिमिट है। सो 1 ईयर 3 ईयर देयर इज बाइफर्केशन, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, now it is 3 years from the date of invoice and that too equally in each of the year. फ्रेंड्स बाकी सर्विसेज के लिए आज भी 1 ईयर का टाइम लिमिट है। मैं बात कर रहा हूँ खाली राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज असाइन्ड टू यू, उसमें जो सर्विस टैक्स कंपोनेंट है उसकी क्रेडिट आपको इक्वली 3 साल में डिवाइड करके लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स तो ये मेजरली आपके सर्विस के रिलेटेड आई मीन सेगमेंट के रिलेटेड और अदर मेजर चेंजेस कवर हो गए एग्जाम के रिलेटेड। फ्रेंड्स इसी चेंजेस को कंसीडर करके आप मई 2017 में अच्छे से एग्जाम दो एंड यस वी अश्योर यू दैट फ्रॉम नाउ दैट इसी के अंदर से आपको सब एग्जाम में पूछा जाएगा। दिस आर द मैक्सिमम चेंजेस which are relevant at IPCC level. So keep trust on us and wish you good luck for your exam.